120 जवान, सामने थी हजारों की चीनी फौज। जब लड़ाई खत्म हुई, भारत की तरफ से 114 सैनिक शहीद हो चुके थे। दूसरी तरफ लगभग 1300 चीनी सैनिक मारे जा चुके थे, हर एक भारतीय के बदले तकरीबन 11 दुश्मन। लेकिन यह सच किसी को पता नहीं था। 3 महीने तक लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर बसा रेजांगला दर्रा पूरी तरह खामोश पड़ा रहा। फिर फरवरी 1963 में एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां से गुजरा। जो उसने देखा, उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। सैनिक अब भी अपनी खाइयों में खड़े थे, हथियार अब भी तने हुए, उंगलियां अब भी ट्रिगर पर, ठीक वैसे ही जैसे आखिरी लम्हे में थे। चरवाहे ने फौरन चुशूल की सेना चौकी तक खबर पहुंचाई। सवाल एक ही था, बिना तोप के सहारे 120 जवानों ने आखिर कैसे इतिहास की सबसे असंतुलित आखिरी जंगों में से एक लड़ी थी। अक्टूबर 1962, भारत और चीन की सीमा पर अक्साई चिन्ह के इलाके में तनाव अपने चरम पर था। लद्दाख के चुशूल सेक्टर की अहमियत बहुत बड़ी थी। यही वो रास्ता था जो लेह तक जाता था और जिसे किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी था। इसी सेक्टर की हिफाजत सौंपी गई थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। मेजर शैतान सिंह की कमान में 120 जवान, जिनमें से लगभग हर एक हरियाणा के अहीरवाल इलाके का किसान था, जिसने खेत छोड़कर वर्दी पहनी थी। इन जवानों को भेजा गया रेजांगला 16,000 फीट से ऊंचा एक अकेला दर्रा 5 अलग अलग चौकियों में बटा हुआ। जमीन इतनी जमी हुई थी कि खाइयां खोदना नामुमकिन था, और बीच में खड़ी एक पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि उनकी अपनी तोपों के गोले भी उसे लांघकर रेजांगला तक नहीं पहुंच पाते। उनके पास सिर्फ राइफलें थीं, कुछ लाइट मशीन गन और मोर्टार। न कोई हवाई मदद, न कोई पास से आने वाली कुमक। सिर्फ 120 आदमी, एक अकेला दर्रा और सामने बर्फ से ढकी वो पहाड़ियां जिनके पीछे दुश्मन जमा हो रहा था। अगर ये कहानी आपको अब तक बांधे हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी और अनटोल्ड स्टोरीज आती रहेंगी। 18 नवंबर 1962, रात अभी गहरी थी, तापमान -20 डिग्री से भी नीचे। तड़के 4 बजे चार्ली कंपनी की एक गश्ती टुकड़ी को नीचे की घाटियों में हलचल दिखी। दूरबीन से देखा तो साफ हो गया, चीनी सैनिक जमा हो रहे थे, हजारों की तादाद में अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ते हुए। सुबह 5 बजे धुंधली रोशनी में पहली लहर हमले के लिए निकल पड़ी। नालों और गड्ढों से होते हुए दुश्मन करीब आया। जैसे ही वो सीमा में आए, कुमाऊं के जवानों ने राइफल, रेन गन और ग्रेनेड से गोलियां और धमाके बरसाना शुरू कर दिया। पहली लहर वहीं टूट गई। दर्जनों चीनी सैनिक बर्फ पर गिर पड़े, बाकी पीछे हट गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दुश्मन ने तोपें और मोर्टार आगे बढ़ाए और भारतीय चौकियों पर गोलों की बौछार शुरू कर दी। बर्फ और पत्थर हवा में उड़ने लगे। फिर सुबह करीब 9 बजे 3000 चीनी सैनिकों ने एक साथ कई दिशाओं से पूरी ताकत से हमला बोल दिया। 5 चौकियां अब हर तरफ से घिर चुकी थीं, लेकिन हर लहर जो पीछे हटाई गई, दुश्मन की गिनती बढ़ाती गई। अभी कंपनी ने खुद बहुत जवान नहीं खोए थे, जबकि सामने की बर्फ में चीनी लाशों का ढेर बढ़ता जा रहा था। इस पूरे वक्त मेजर शैतान सिंह एक चौकी से दूसरी चौकी तक खुली गोलीबारी के बीच से गुजरते हुए अपने जवानों का हौसला बनाए हुए थे। एक मोर्चे पर उन्होंने खुद मशीन गन थाम ली, उस वक्त भी जब एक गोली पहले ही उन्हें लग चुकी थी। उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी उस लम्हे में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। धीरे धीरे हर चौकी पर गोलियां खत्म होने लगी। जहां कारतूस बचे नहीं थे, वहां जवानों ने संगीनें लगाईं और हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर दी। बर्फ अब लाल हो चुकी थी। चीखें और गोलियों की आवाजें आपस में घुल मिल गई थी। नायक सिंह राम जैसे सैनिक तब भी लड़ते रहे जब उनके पास हथियार बचा ही नहीं था, नंगे हाथों से दुश्मन से भिड़ते हुए। दूसरी तरफ सिपाही धर्मपाल दहिया, कंपनी का इकलौता मेडिकल सहायक, रात भर अपने जख्मी साथियों की मरहम पट्टी करता रहा, 32 जवानों को बचाने की कोशिश में। जब उसकी अपनी बारी आई तो वो सिरिंज और पट्टी हाथ में लिए हुए ही गिर पड़ा। एक एक करके चौकियां गिरने लगी, लेकिन तब भी दुश्मन की कीमत भारी थी। कंपनी अभी टूट रही थी, लेकिन उसने खुद से कहीं ज्यादा दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया था। इसी बीच मेजर शैतान सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। 2 जवान उन्हें उठाकर पीछे ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें रुकने का हुक्म दिया, खुद को वहीं छोड़कर बचने के लिए कहा। वो एक बड़ी चट्टान के सहारे टिक गए और वहीं दम तोड़ दिया। 6-7 घंटों के भीतर चार्ली कंपनी का वजूद खत्म हो चुका था। बटालियन के अपने कागजों में यही दर्ज हुआ। लेकिन जिस फौज ने यह दर्रा जीता, वो खुद इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि वो आगे चुशूल एयरफील्ड की तरफ बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाई।
21 नवंबर 1962। अपना लक्ष्य हासिल कर चुकने के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, लेकिन रेजांगला अभी भी गहरी बर्फ के नीचे दबा पहुंच से बाहर पड़ा रहा। लड़ाई से कुछ ही जवान जिंदा निकल पाए थे। 5 घायल सैनिकों को चीनी फौज ने कैद कर लिया था। इनमें से एक हवलदार अंधेरी रात में कैद से निकलकर उस आवारा कुत्ते के सहारे अपनी चौकी तक वापस पहुंचा जिसे चार्ली कंपनी अक्टूबर से खाना खिलाती आ रही थी। बाकी कैदी भी महीनों बाद छोड़ दिए गए, लेकिन इन जवानों की अधूरी बिखरी हुई कहानियां उस सुबह जो कुछ हुआ था उसकी पूरी तस्वीर कभी नहीं दे पाई। कोई भी अब तक वापस उस दर्रे तक नहीं चढ़ा था। हरियाणा के गांवों में परिवार इंतजार करते रहे बिना किसी खबर के, और पूरे मुल्क का ध्यान कहीं और था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में पूरी जंग खत्म हो गई और भारत उसे हार चुका था। रेजांगला का असली सच अभी भी बर्फ के नीचे दबा हुआ था। फरवरी 1963 में चरवाहे की खबर के बाद ब्रिगेडियर टीएन रैना की अगुवाई में एक सर्च पार्टी रेजांगला पहुंची। जो उन्होंने देखा वो किसी की भी कल्पना से परे था। हर सैनिक वहीं पड़ा था जहां वो लड़ते हुए गिरा था, और हर एक का जख्म सामने की तरफ था, किसी की पीठ पर नहीं। एक बंकर की ढाल पर सैकड़ों गोलियों के निशान गिने गए। सिपाही धर्मपाल दहिया वहीं मिला, सिरिंज और पट्टी अब भी हाथ में थामे हुए। जमीन पर गिनती पूरी हो गई। 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे। दूसरी तरफ भारतीय सेना के हिसाब से करीब 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे। वही आंकड़ा जो 3 महीने से बर्फ के नीचे दबा था अब सामने आ चुका था। लेकिन एक और चीज मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ शवों को कंबलों से ढका गया था, और उन कंबलों को उड़ने से रोकने के लिए जमीन में संगीनें गाड़ी गई थी। नाइक सिंह राम के शव के पास एक हेलमेट रखा मिला, और साथ में एक चिट्ठी। भारतीय सूत्रों के मुताबिक यह निशानी खुद चीनी सैनिकों ने छोड़ी थी, वो सम्मान जो वो शायद ही कभी किसी दुश्मन को देते थे। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उनके साथ चार्ली कंपनी के जवानों को 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल मिले। भारतीय सेना के इतिहास की सबसे ज्यादा सम्मानित कंपनियों में से एक, उस जंग के भीतर जो भारत हार चुका था। और रेजांगला की उस बर्फ में जिन हाथों ने उन्हें मारा था, उन्हीं हाथों ने कुछ ऐसा छोड़ा जो सम्मान जैसा दिखता था। सवाल अब भी वहीं खड़ा है। 120 जवान, 11 गुना दुश्मन, और एक दुश्मन जिसने रुककर एक मरे हुए सिपाही की कब्र को निशान से नवाजा। क्या एक लड़ाई का यह हिसाब उस पूरी जंग के नतीजे से भी भारी हो सकता है जिसके भीतर यह लड़ी गई थी? अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।